नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीके चोपड़ा जी में आपका स्वागत है। देखो, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। एक परिचय। राजस्थान का इतिहास एक परिचय। देखो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग 15 या 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास से लगभग 15 या 20 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान जो शब्द है उसका प्रारंभ कैसे या किन किन स्रोतों से हमें राजस्थान शब्द मिला उसका उल्लेख करेंगे और उसके बाद में राजस्थान के इतिहास का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो देखो, यानी कहने का मतलब 1948 से पूर्व राजस्थान शब्द की कोई भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। कब से? यानी 1948, जब राजस्थान का द्वितीय चरण एकीकरण का द्वितीय चरण 25 मार्च 1948। कहने का मतलब देखो, 1948 से पूर्व 1948 से पूर्व यानी कहने का मतलब 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण था। पूर्व राजस्थान राजस्थान नाम से कोई राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ये कब की बात है? यानी एकीकरण के द्वितीय चरण से पूर्व जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस यानी एकीकरण का द्वितीय चरण से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। आगे देखो, ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? राजपूताना का। यानी 25 मार्च 1948 राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण से पहले किसी भौगोलिक इकाई का नाम नहीं था राजस्थान संबंधी। केवल 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, यह विशेष याद रखना, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान का नहीं, केवल राजपूताना का। देखो,
नोट विलियम फ्रैंकलिन ने विलियम फ्रैंकलिन ने भी 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रकाशित अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स मिलिट्री मेमोरियर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक कौन सी है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मैं इसके लिए इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। शब्द का प्रयोग किया था। तो जो फ्रैंकलिन है उन्होंने अपनी पुस्तक 1805 में भी राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखो, इसके बाद इसके बाद 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड। देखो, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? घोड़े वाले बाबा ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा था। तो देखो, यानी जॉर्ज थॉमस के बाद में जो कर्नल जेम्स टोड था उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका नाम रखा था
राजस्थान या राजस्थान। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। देखो प्रश्न क्या पूछा गया था, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, किस इतिहासकार ने, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था, उल्लेख किया था। ये प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में। तो देखो किस इतिहासकार ने, तो इतिहासकार जो कर्नल जेम्स टोड था उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था, न कि जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने पुस्तक में नहीं किया था, केवल कर्नल जेम्स टोड ने। तो कौन आए, उत्तर क्या होगा इसका, कर्नल जेम्स टोड। ये विशेष याद रखना, कर्नल जेम्स टोड, जो फर्स्ट ग्रेड पहला पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। जॉर्ज थॉमस भी ऑप्शन में था, लेकिन जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक में नहीं किया था। इसका तो उल्लेख इसमें मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्नल जेम्स टोड। आगे देखो, नोट, नोट, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी एवं मध्य राजपूताना राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय। कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी एवं मध्य पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों, राजपूत राज्यों राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट, के पॉलिटिकल एजेंट। यानी कर्नल जेम्स टोड कौन थे, पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट थे, ने इस प्रदेश को, प्रदेश को रायथन कहा, रायथन कहा। क्या नाम रखा था, रायथन। देखो रायथन क्यों कहा, क्योंकि क्योंकि उस समय, उस समय स्थानीय बोलचाल, स्थानीय बोलचाल यानी उस समय स्थानीय बोलचाल एवं लौकिक साहित्य में, एवं लौकिक साहित्य में लौकिक साहित्य में राज में राजाओं के निवास के प्रांत को, राजाओं के निवास के प्रांत को रायथन कहते थे।
क्या कहते थे? रायतन। यानी कहने का मतलब देखो, कर्नल जेम्स टोड उस समय राजस्थान में पश्चिमी और मध्य भारत में राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट था, ने इस प्रदेश को रायतन कहा। रायतन क्यों कहा? क्योंकि उस समय जो स्थानीय बोलचाल और लौकिक साहित्य में राजाओं का जो निवास प्रांत था, यानी जो राजाओं का निवास प्रांत था, उसको क्या कहा गया था? रायतन। इस कारण कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया था? रायतन। ये विशेष याद रखना। आगे देखो, ब्रिटिश काल में यह प्रांत राजपूताना या रजवाड़ा यानी राजपूताना या रजवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा यानी अजमेर के आसपास का भूभाग, अजमेर व आसपास का भूभाग के नाम से पुकारा जाता था। यानी कहने का मतलब कि ब्रिटिश काल में ये जो प्रांत था राजपूताना या रजवाड़ा के नाम से या अजमेर मेरवाड़ा के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने रायतन राजपूताना या रजवाड़ा का नाम दिया था। आगे देखो, नोट, ये भी विशेष याद रखना, दोनों फैक्ट। आगे देखो, इस भौगोलिक भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था, ने लंदन से प्रकाशित अपनी ऐतिहासिक कृति देखो, यानी इस भौगोलिक भूभाग और राजस्थान शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था, पीछे बताया। और ये रचना कहां से प्रकाशित हुई थी? लंदन से। और इस रचना का नाम देखो, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी कौन सी रचना है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
इसका अन्य नाम, देखो इस रचना का जो अन्य नाम था वो देखो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में किया। ये विशेष याद रखना, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो इस भौगोलिक भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। और किस पुस्तक में किया था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और अन्य नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जो कहां से प्रकाशित हुई थी? लंदन से। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये विशेष याद रखना। आगे देखो 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 एकीकरण का दूसरा चरण, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसका दूसरा चरण में पूर्व राजस्थान नाम से भौगोलिक इकाई अस्तित्व में आई थी। अस्तित्व में यानी 25 मार्च 1948 में पूर्व राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण का नाम था, नाम से भौगोलिक इकाई अस्तित्व में आई थी। इससे पूर्व राजस्थान का उल्लेख नहीं था। कब आई थी? यानी पूर्व राजस्थान द्वितीय चरण में। इससे पूर्व केवल कर्नल जेम्स टोड ने और जॉर्ज थॉमस ने। आगे देखो नोट, देखो ये विशेष याद रखना, 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण। और जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ाएंगे उस समय ये समझ में आ जाएगा। आगे देखो नोट, एकीकरण के द्वितीय चरण की स्थापना एकीकरण के द्वितीय चरण की स्थापना 25 मार्च 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 25 मार्च 1948 को। आगे देखो इस चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द, और देखो इस चरण में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया गया था? पूर्व राजस्थान। कई जगह राजस्थान संघ भी बता रखा है,
लेकिन वो गलत है। कौन सा आएगा? पूर्व राजस्थान का प्रयोग किया था, का प्रयोग किया था, का प्रयोग किया था। यानी एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को, और एकीकरण के द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। आगे देखो, एकीकरण के या एकीकरण का चतुर्थ चरण और चतुर्थ चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान। एकीकरण का चतुर्थ चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान की स्थापना की स्थापना की स्थापना 30 मार्च 1949 कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी, कब हुई थी? चतुर्थ चरण की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। इस दिन राजस्थान दिवस मनाया गया था। राजस्थान दिवस मनाया गया था। यह विशेष याद रखना। राजस्थान दिवस कब से प्रारंभ हुआ था? 30 मार्च 1949 से। आगे देखो, राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान, राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान अलग अलग नामांकन के पश्चात अलग अलग नामकरण के पश्चात अंततः 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 एकीकरण का कौन सा चरण था? एकीकरण का छठवां चरण। एकीकरण का कौन सा चरण था? छठवां चरण में संपूर्ण यानी में औपचारिक रूप से संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश को राजस्थान स्वीकार किया गया। राजस्थान स्वीकार किया गया। तो देखो, यानी एकीकरण के चतुर्थ चरण से राजस्थान दिवस मनाया गया, और एकीकरण के छठवें चरण यानी 26 जनवरी 1950 को इस प्रांत को राजस्थान शब्द दिया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और उस समय से इसका नाम क्या रखा गया था? राजस्थान। आगे देखो, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में इस प्रांत के लिए विभिन्न नाम रखे गए थे।
प्राचीन साहित्य व अभिलेखों में नामकरण। देखो जो प्राचीन साहित्य और अभिलेख थे उनमें इसके लिए अलग अलग नामकरण किए गए थे। किनके लिए? राजस्थान के लिए। देखो राजस्थान राजस्थान के क्षेत्रों के राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है। ऋग्वेद में भी आया है। देखो समझो, यानी जो प्राचीन साहित्य और अभिलेख थे उनमें जो राजस्थान शब्द है उनका अलग अलग नाम से उल्लेख मिला है। तो राजस्थान के क्षेत्रों का प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है, यानी राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र थे, जो प्रांत थे एकीकरण से पहले, यानी एकीकरण से पहले राजस्थान अलग अलग प्रांतों में था, तो उनके अलग अलग नाम थे और उन नामों का उल्लेख किसमें मिला है? ऋग्वेद में। ये विशेष याद रखना कि राजस्थान के अलग अलग प्रांतों के जो नाम है वो किसमें उल्लेखित मिले हैं? ऋग्वेद में। तो राजस्थान के अलग अलग जो प्रांत थे, जैसे मरु था, मरुवार था, सोरसेन था, मत्स्य था, उनके नाम किसमें मिले हैं? ऋग्वेद में। आगे देखो, कौन कौन से? देखो, मरु, धनवे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि हैं। एक बार देखो समझो, यानी जो राजस्थान, प्राचीन राजस्थान था, उनका अलग अलग नामांकन थे। मरु प्रांत अलग था, धनवे अलग था, जांगल अलग था, मत्स्य क्षेत्र अलग था, सोरसेन अलग थे। इनका जो उल्लेख है वो किसमें मिला है? ऋग्वेद में। ये याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन राजस्थान के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग नाम थे जिनका उल्लेख किनमें मिला है? ऋग्वेद में मिला है। आगे देखो, मरु व धनवे दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ एक ही है। यानी इन दोनों का अर्थ एक ही है और इनका जो प्रयोग और इनका प्रयोग और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है।
के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? यानी मरु और धनवे दोनों का अर्थ एक ही है, इसका प्रयोग जो जोधपुर संभाग है उसके मरुस्थल के लिए हुआ है। देखो नोट, जोधपुर पहले मरु, किस नाम से? मरु। फिर मरुवार, कहलाता था। जोधपुर पहले क्या? मरु, और फिर मरुवार, और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। मारवाड़ कहा जाने लगा। ये विशेष याद रखना कि कालांतर में से क्या कहा गया? मारवाड़, यानी मरु, मरुवार और मारवाड़ का मतलब जोधपुर। आगे देखो, जांगल शब्द, का प्रयोग जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया, उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां समी केर या पीलू आदि होते थे। ये वनस्पतियों के नाम है, समी, केर और पीलू आदि होते हैं। यानी जहां पर समी, केर और पीलू जो वनस्पतियां होती थी उन्हें क्या कहा गया था? जांगल। ये विशेष याद रखना। जांगल किसके लिए? समी जो खेजड़ी है, समी, केर और पीलू जो वनस्पति होती थी उस प्रांत को क्या कहा गया था? जांगल कहा गया था। आगे देखो, नोट, बीकानेर व नागौर तथा आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। क्या कहलाता था? बीकानेर व नागौर व आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता? जांगल देश के नाम से कहलाता था। यह विशेष याद रखना। आगे देखो, मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत काल में एक राज्य के रूप में हुआ है।
यानी महाभारत काल में मत्स्य एक राज्य था। वह जयपुर, अलवर व भरतपुर, जयपुर, अलवर व भरतपुर तक विस्तृत था। देखो, मत्स्य एक राज्य था और इसका विस्तार अलवर, जयपुर, अलवर और भरतपुर में था। और इसकी राजधानी थी विराटनगर। राजधानी क्या थी? विराटनगर। राजधानी क्या थी? विराटनगर। अब देखो, यहां पर एक प्रश्न बन सकता है और विशेष याद रखना इस प्रश्न को। अधिकतर एग्जाम में यहां पर प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, मत्स्य एक राज्य था और राजधानी क्या थी? विराटनगर। देखो नोट, एकीकरण एकीकरण का प्रथम चरण एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ था। एकीकरण का प्रथम चरण क्या था? मत्स्य संघ। ये देखो, राज्य की बात हो रही है और ये एकीकरण के प्रथम चरण की बात हो रही है। दोनों में अंतर विशेष याद रखना। जिसका निर्माण 18 मार्च 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में हुआ था। यानी एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ था और जिसका निर्माण 18 मार्च 1948 में हुआ था। अब देखो, इसमें कौन कौन से जिले थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। किसमें शामिल थे? एकीकरण में। और इनकी इस एकीकरण के मत्स्य संघ की राजधानी कहां पर थी? देखो, एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी अलवर थी। अब देखो, एक विशेष याद रखना, यदि मत्स्य की राजधानी पूछे मत्स्य प्रांत की तो विराटनगर, और मत्स्य संघ की राजधानी पूछे तो अलवर बतानी है। मत्स्य प्रांत की राजधानी विराटनगर थी और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। मत्स्य प्रांत में जयपुर, अलवर व भरतपुर शामिल थे, लेकिन एकीकरण में अलवर, भरतपुर व धौलपुर व करौली शामिल थे। ये विशेष याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है। आगे देखो, भरतपुर के मथुरा क्षेत्र, भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे क्षेत्र, यानी जो भरतपुर का मथुरा क्षेत्र, भरतपुर के मथुरा क्षेत्र, जो मथुरा से भरतपुर की सीमा स्पर्श होती है। कहने का मतलब, जो भरतपुर है उसकी मथुरा से स्पर्श होने वाले जो क्षेत्र है वो धौलपुर और करौली। धौलपुर और करौली। देखो एक बार समझो, भरतपुर यानी भरतपुर का जो क्षेत्र वो मथुरा को स्पर्श कर रहा है, तो भरतपुर के उस मथुरा को स्पर्श करने वाला क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश
के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित था। राज्य में सम्मिलित था। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी भरतपुर, धौलपुर और करौली कहां पर सम्मिलित था? सूरसेन में। आगे देखो, नोट यह भी एक प्राचीन राज्य था। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। यानी महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सूरसेन का। आगे देखो, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ अन्य क्षेत्रों के नाम, कुछ अन्य क्षेत्र, यानी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ अन्य क्षेत्र जिनके उपनाम। तो देखो, माही नदी के पास का प्रतापगढ़, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग काठल कहलाता था। क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे यानी कांठे पर स्थित था। यानी देखो, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का जो भूभाग था वो क्या कहलाता था? कांठल। क्योंकि ये माही नदी के किनारे पर स्थित है। देखो, ये प्रतापगढ़ है, ये डूंगरपुर है, और ये क्या है? बांसवाड़ा। अब देखो, ये कौन सी नदी है? माही नदी।
तो यहां पर किनारे पर स्थित होने के कारण, ये जो किनारा है यहां पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया है? काठल। प्रतापगढ़ किनारे पर स्थित होने के कारण इसे, माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इसे नाम दिया गया है काठल। ये विशेष याद रखना। यानी प्रताप, देखो माही नदी के पास प्रतापगढ़ का, तो माही नदी का ये क्षेत्र है, पास में प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? काठल। तो माही नदी का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है? प्रतापगढ़। तो इसका भूभाग क्या कहलाता है? काठल कहलाता है। आगे देखो, 56 गांवों का समूह है, 56 गांवों का समूह है, का समूह है होने के कारण, होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य, यानी ये प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा, इन यहाँ पर 56 गांवों का समूह है, के मध्य, के मध्य का भूभाग, का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। 56 का मैदान कहलाता है। किसका मैदान? 56 का मैदान। अब देखो एक विशेष याद रखना, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की मध्य, इन ये प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा या माही नदी के क्षेत्रवर्ती भाग। देखो नोट, 56 की पहाड़ियां, कहां पर है? 56 की पहाड़ियां। तो 56 की पहाड़ी, पीछे मैंने आपको बताया था 56 की पहाड़ियां कहां पर है, जो राजस्थान की भौतिक स्थिति थी उनमें समझाया था। तो 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं, ये मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप बताएंगे कि 56 की पहाड़ियां कहां पर है। राजस्थान की जो भौतिक स्थिति थी उसमें बताया था कि 56 की पहाड़ियां कहां पर है। पश्चिमी राजस्थान में है, गोलाकार पहाड़ियां हैं, तो ये कहां पर है, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आगे देखो, 56 की पहाड़ियां विशेष याद रखना, भैंसोड़गढ़ से लेकर, से लेकर भैंसोड़गढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसोड़गढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो भैंसोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, और बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। यानी बिजोलिया भीलवाड़ा में और भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो भैंसोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र, तक का क्षेत्र पटारी होने के कारण, पटारी होने के कारण उपरमाल के नाम से, उपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो देखो भैंसोड़गढ़ चित्तौड़, भैंसोड़गढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़, और बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा। तो इसका जो पठारी क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है? उपरमाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, नोट, नोट, बिजोलिया का पुराना नाम, बिजोलिया का पुराना नाम विंध्यावली है। पुराना नाम क्या था? विंध्यावली। नोट,
देखो नोट में 2 नंबर देखो, बिजोलिया बिजोलिया को को रियासत काल में उपरमाल भी कहते थे। उपरमाल भी कहते थे। क्या कहते थे? रियासत काल में से उपरमाल के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखो, देखो एक क्वेश्चन है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब व किन्होंने की थी? ये प्रश्न भी पीछे बताया था, ये भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आगे देखो, उदयपुर के आसपास उदयपुर के आसपास उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण पहाड़ियों की अधिकता के कारण अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। यानी उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी अधिकता के कारण उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। देखो जैसलमेर, जो जैसलमेर क्षेत्र है, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। प्राचीन नाम क्या था? मांड। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बांगड़ कहलाता था। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र बांगड़ कहलाता था। बांगड़ कहलाता था, ये विशेष याद रखना। क्या कहलाता था? बांगड़। लेकिन एक नोट विशेष याद रखना, देखो नोट, यदि बांगर पूछे, ये क्या है? बांगड़। बांगर नदी द्वारा निर्मित भूमि। किसके द्वारा? नदी द्वारा निर्मित भूमि। यानी कहने का मतलब, बांगर जहां पर नदियां अपना जल एक बार ले जाने के बाद में दोबारा नहीं ले जाती हैं, वो कौन सा क्षेत्र है? बांगर। और ये पश्चिमी राजस्थान में भी, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मैदान के लिए, शुष्क मैदान के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? बांगर। देखो एक बार दोबारा समझो, बांगर यानी नदियों के द्वारा एक बार जल जाया जाता है और वहां पर मिट्टी का जमाव हो जाता है, काफी समय तक नदियों का जल वहां पर नहीं पहुंच पाता है, उसे क्या कहा जाता है? बांगर। और जहां पर नदियां अपनी मिट्टी हमेशा जमाव करती रहती है उसे खादर कहा जाता है। तो नदी द्वारा निर्मित भूमि। और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मैदान, जो भारत का अपवा तंत्र है, या जो भारत का
उत्तर के विशाल मैदान है उनमें इसका उल्लेख मिलेगा। आगे देखो, देखो बांगर का उल्लेख जो हमारे भारत के जो भौतिक प्रदेश में उसमें मिलेगा। कोटा और बूंदी का प्रदेश, कोटा व बूंदी, कोटा व बूंदी के प्रदेश को क्या कहा जाता है? हाड़ौती। कोटा व बूंदी के लिए कौन सा शब्दावली का प्रयोग किया गया है? हाड़ौती। और देखो सीकर, झुंझुनू, व चूरू के लिए किसका शब्द का प्रयोग? शेखावाटी। तो सीकर, झुंझुनू और चूरू के लिए शेखावाटी, और कोटा बूंदी के लिए हाड़ौती, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए बांगड़, बांगड़ विशेष याद रखना, और बांगर नदी द्वारा निर्मित भूमि जो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क प्रदेश के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया, किसका? बांगर का। अब देखो कल हम इतिहास के काल विभाजन का दिन करेंगे। किसका दिन करेंगे? इतिहास के काल विभाजन का। इतिहास के काल विभाजन। इतिहास के काल विभाजन। तो कल हम किसका अध्ययन करेंगे? इतिहास का काल विभाजन। तो देखो यदि यहां तक समझ में आ गया तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। धन्यवाद।